4, 3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद। अजमेर के जिमनास्ट कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग। सभी खिलाड़ी एक साथ जूम ऐप के माध्यम से एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोच मोहसिन खान के द्वारा अजमेर के जिमनास्ट को ऑनलाइन के माध्यम से रेगुलर ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें खिलाड़ियों को पहले एक्सरसाइज का वीडियो बनाकर भेजा जाता है, फिर सभी खिलाड़ी एक साथ जूम ऐप के माध्यम से एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे हम नियमित अभ्यास कर कम से कम खुद को फिट रख सकते हैं, ताकि पुनः अभ्यास शुरू करने पर हम फिट रहें, हम रेगुलर प्रैक्टिस कर पाएं। मोहसिन खान का कहना है कि एक्सरसाइज करने से हम फिट रहने के साथ साथ इस महामारी से भी लड़ सकते हैं। इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए हमें एक्सरसाइज व योगा करना चाहिए। ये ऑनलाइन क्लास अजमेर के सभी जिमनास्ट को मुफ्त में दी जा रही है, ताकि खेलों में बच्चों की रुचि बनी रहे और कोरोना के इस वक्त में खिलाड़ियों के जीवन पर ज्यादा असर न पड़े। जल्द ही जिमनास्ट प्लेयर के साथ साथ सीनियर जिमनास्ट व कोचेस के लिए भी ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की जाएगी, जिसमें जिमनास्ट एजुकेशन और जिमनास्ट डेवलपमेंट आदि मुख्य बातों पर क्लास होगी। अजमेर के जिमनास्ट कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग। लॉकडाउन के चलते सभी खेल मैदान व अभ्यास पूर्ण रूप से बंद हैं, जिसके रहते खिलाड़ियों के भविष्य का खतरा बना हुआ है। खिलाड़ियों के ऐसे लंबे अंतराल के आराम से खेल जीवन पर असर पड़ सकता है। खिलाड़ियों के ऐसे लंबे अंतराल के आराम से खेल जीवन पर असर पड़ेगा, इसलिए अजमेर के जिमनास्ट अपनी फिटनेस और शरीर को स्वस्थ बनाए लिए कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग। मोहसिन खान। जी सर। जिम्नास्टिक एम्पायर एकेडमी के तत्वाधान में इस लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया, क्योंकि पिछले 3 महीने से खिलाड़ी अपने ग्राउंड पे नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको फिट रखने के लिए हम घर पे ट्रेनिंग करा रहे हैं, जिसमें मॉर्निंग में 1 घंटा और इवनिंग में 1 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है। हम एक वीडियो बना के बच्चों को भेजते हैं, फिर बच्चे वीडियो को देख के उसी तरह से वीडियो फिर हम शाम को ट्रेनिंग करते हैं। और ये ट्रेनिंग का मकसद हमारा ये है कि कोरोना के अंदर किस तरह से हम हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा बना सकें और घर पर रह के कैसे फिट रह सकें, इसके तहत हम एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं पिछले 3 महीने से। हाँ, मोहसिन खान। अजमेर में दरगाह खोलने के लिए कवायद शुरू, जिसको लेकर आज जिला प्रशासन व दरगाह कमेटी के बीच एक मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें दरगाह को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस मीटिंग में सीएम वीसी के द्वारा मांगे गए सुझावों के तहत ही चर्चा हुई। दरगाह कमेटी सदर अमीन पठान ने बताया कि सीएम वीसी ने मंदिर मस्जिद खोलने के लिए अलग अलग धर्मगुरुओं से बात की और सभी को इन्हीं की रूपरेखा तैयार करने की बात कही। उसी को ध्यान में रखते हुए यह मीटिंग रखी गई, जिसमें दरगाह कमेटी ने प्रशासन से सलाह मशवरा किया। जी, आज जो मुख्यमंत्री जी ने जो वीसी की थी, उसके बाद ये तय हुआ था कि अभी लॉकडाउन नहीं हटाया जाए, धार्मिक स्थानों को अभी बंद रखा जाए। तो उसी को लेके आज जो सरकार का एक जो है एक सर्कुलर आया था, तो उस पर आज कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और उसमें ये आज कहा गया है कि हम लोग जो दरगाह कमेटी से जो जुड़े हुए लोग हैं, दरगाह से जो जुड़े हुए हैं, अंजुमन जो है और खुद्दाम हजरात है और दरगाह कमेटी की तरफ से हम लोग भी आए, तो हम ये तय करेंगे कि जो जायरीन आएंगे उनको जब वो दरगाह के अंदर जाएं तो उनकी समझाइश हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, मास्क लगाया जाए। तो उसके लिए एक प्लान और एक पूरी एक रूपरेखा तैयार करी जाए। तो फिर दोबारा एक मीटिंग होगी, जिसके अंदर हम लोग सब बैठ के जो दरगाह से जुड़े हुए जो लोग हैं, अंजुमन है, खुद्दाम हजरात है, दरगाह कमेटी है, ये सब लोग मिल के ये तय करेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे लोगों की समझाइश हो, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जाए, लोगों को मास्क लगवाया जाए। वो सब प्लान बना के हम कलेक्टर महोदय को यहाँ पे देंगे, यहाँ पे फिर डिस्कशन होगा और उसके बाद ये सरकार को भेजेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस महीने के लास्ट वीक तक दरगाह खुल जाएगी और उसी को लेके डिस्कशन हुआ आज कि किस तरीके से जायरीन आए तो उनकी व्यवस्था कैसी की जाए, उनको होटलों में रुके तो मतलब एक रूम में कम लोग रहें, ताकि जो इस वायरस का जो खतरा उससे लोग बच सकें।
गाड़ियों में कम लोग बैठे हैं, उन सब चीज़ों के लिए ज़ायरीन को यहाँ से इतला भी की जाएगी कि एक गाड़ी में आप 5 लोग नहीं बैठ के आए, 6 नहीं आए, आप 3 लोग आए, 4 लोग आए, कमरे के अंदर कम लोग रहें, अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, धक्का नहीं दें, तो उन सब बातों का ध्यान रखें। और जब दरगाह खुलेगी तो पूरी खुलेगी। दरगाह में ये नहीं होगा कि कुछ खुला कुछ नहीं खुला, पूरा खुलेगा। और उसके पहले ट्रायल भी एक तरीके से की जाएगी। उसके लिए लेके हम लोग सभी लोग, दरगाह कमेटी, अंजुमन, खुद्दाम हजरात, दीवान साहब के भी लोग, सब लोग मिलके एक बार बैठ के तय कर लेंगे और प्रशासन को ये बात रख देंगे। और दरगाह खुलेगी तो पूरी खुलेगी, लेकिन हम लोगों की समझाइश करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे, ताकि यहाँ से कोई ऐसी बात नहीं हो कि लोगों को, क्यों पूरी दुनिया की निगाह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के ऊपर है। तो हम यहाँ के तमाम खुद्दाम हजरात और हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनने की, हम लोगों की समझाइश करें और सब लोग यहाँ पे आए, ख्वाजा साहब का सबको फैज़ मिले और हमारे मुल्क से ये जो कोरोना है ये ख़त्म हो जाए। हम अंजुमन सैयद ज़ादगान की जानिब से कलेक्टर साहब ने जो आज यहाँ पर मीटिंग बुलाई थी, हम शरीक हुए यहाँ पर। और यहाँ पर जब डिस्कशन हुआ दरगाह शरीफ को खोलने के लिए, तो हमने तमाम खुद्दाम हजरात के जो मफादात हैं वो भी रखे यहाँ पर। हमारे 2000 परिवार हैं जो पिछले 2.5 महीने से लॉकडाउन में घरों में बैठे हुए हैं। तो उसके अलावा कम से कम 5000 परिवार ऐसे हैं जो दरगाह से जुड़े हुए हैं, जिनकी रोज़ी रोटी दरगाह शरीफ से वाबस्ता है। तो लिहाजा हम खुद्दाम हजरात जो हैं हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं 850 साल से। हमारे बुज़ुर्गों ने हर दौर में ख्वाजा साहब की खिदमत में यहाँ पर रहे, चाहे खाने का मिला या नहीं मिला, इस चौखट की ग़ुलामी को नहीं छोड़ा। तो लिहाजा हम ने यहाँ पर कलेक्टर साहब के सामने ये बात रखी है जमीयत खुद्दाम ख्वाजा की जानिब से कि जब दरगाह शरीफ में लॉकडाउन खुलेगा तो पूरी तरीके से खुलेगा, जितने भी गेट हैं सब खुलेंगे और जिस तरीके से दरगाह शरीफ के अंदर आवाजाही होती थी उस तरीके से हो। लेकिन हमने ये डिस्कशन किया है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है उसकी जहाँ तक हो सकेगा हम पालना हमारे लोगों से भी कराएंगे और जो आने वाले ज़ायरीन हैं उन लोगों से भी करवाएंगे। और सिर्फ वही नहीं, जहाँ ज़ायरीन ठहरते हैं वहाँ पर भी रूम में जहाँ 4 लोग ठहरते हैं वहाँ 2 लोग ठहरें, जहाँ 10 लोग ठहरते हैं वहाँ 4 लोग ठहरें। इस तरह की प्लानिंग करने के बाद में हम जो अगली मीटिंग होगी उसके अंदर रखा जाएगा। लिहाजा दरगाह शरीफ जब खोली जाएगी तो तमाम मफादात जो खुद्दाम हजरात के हैं, जमीयत खुद्दाम और जितने लोग दरगाह से जुड़े हुए हैं, उन सब को ख्याल रखते हुए दरबार शरीफ खोलेंगे। और नहीं तो जैसा मेंटेन चल रहा है अभी उसी तरीके से चलेंगे। जहाँ तक हमारी कौम की बात है तो हमारे लोगों ने हर दौर में, हर ज़माने में, जफ़ा कशी में भी ख्वाजा साहब के दरबार में यहाँ पर गुजारा है, फरावानी में भी गुजारा है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है माहौल वो कल नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा साहब के करम से दरबार खुलेगा और जितने भी ज़ायरीन अक़ीदतमंद हाज़िरी देने का इरादा रखते हैं सब आएंगे, दरबार में हाज़िरी देंगे और इंशाअल्लाह ख्वाजा साहब के करम से। इन दिनों शातिर ठग काफ़ी सक्रिय हो चुके हैं और रोजाना वारदातों को अंजाम देकर लोगों को लाखों का चूना लगाने में लगे हैं। पिछले कई दिनों से ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला सिविल लाइन थाने में दर्ज हुआ। लोहा खान इलाके में रहने वाले पीड़ित ने बताया कि उसके पुत्र के खाते से शातिर ठग ने 60,000 रुपये निकाल लिए हैं। उनका कहना था कि उनके पास ना कोई मैसेज आया, ना ही किसी प्रकार के फोन, फिर भी खाते से हजारों रुपए निकल गए। इस मामले को लेकर पिछले 3 दिनों से थाने के चक्कर भी काट रहा था और काफी भटकने के बाद फिर सिविल थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं लोहा खान निवासी शाहरुख को उम्मीद है कि पुलिस उसके रुपए जल्दी उसे दिलवा देगी, लेकिन यह तो फिलहाल जांच का विषय है। हाँ, ये बच्चे के ऑनलाइन पेमेंट निकल गया। 5 तारीख को 5,000, बाकी 20,000, 25,000 और 9,700 कुछ रुपए यानी 60,000 रुपये निकल गए। FIR के लिए मैं 6 तारीख को यहाँ आके गया था और बैंक में जाके अकाउंट बंद करा दिया। बैंक वाले बोलते हैं कि जब तक FIR नहीं होगी तब तक मतलब कोई आगे वो नहीं हो। FIR लागू तो बच्चे से मैंने व्हाट्सएप पे ये एप्लीकेशन मंगवाया यार, अभी दिया तो अभी बेटे अभी काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि बैठो अभी कर रहे हैं बना। कौन सी बैंक में खाता है आपके बच्चे? SBI बैंक गांधी रोड, भारतीय स्टेट बैंक महात्मा गांधी रोड कच्चे क्षेत्रपाल गया। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम असलम खान है, वो गाड़ी ट्रक चलाता है।
कहाँ गया वो? अभी लॉकडाउन था, अभी वो गाड़ी लेके नेपाल गया था और नेपाल में फ़ोन बंद हो गया, नेटवर्क, कोई मैसेज नहीं मिला, ना OTP आया, ना कोई मैसेज आया, बगैर मतलब सूचना ये पैसा पूरा खाता साफ हो गया। कितने पैसे निकले बाबूजी? लगभग टोटल 60,000 हो गया है। जी। कैसे निकल के खाते सर? अब ये देखो, ये यूपी के थ्रू निकाले, अभी ये पूरी स्टेटमेंट है मेरे पास में, और देना वो स्टेटमेंट है उसमें, जी। उसकी स्टेटमेंट दे दो ना कॉपी। कौन से थाने में दर्ज करा है? ये सिविल लाइन थाना में खड़ा हूँ मैं, 6 तारीख को भी आया था और 4 बजे यहाँ से गया था, वो एप्लीकेशन दे के गया, अभी भी खड़ा हूँ, अभी भी एप्लीकेशन दिया, अभी भी यही रोक रख के बोल रहे कि हाँ कर रहे। हाँ, लोहा खान नई बस्ती, बच्चे का मैं पापा हूँ, एक सर्विसमैन हवलदार मुकारब खान। क्या करते हो बाबूजी आप? अभी मैं सिक्योरिटी गार्ड में हूँ, PhD वाटर बॉक्स, लोहा खान टेम्पू स्टैंड में। आपका नाम? मेरा नाम मुकारब खान। विनायकी के हत्यारों को कठोर सजा देने की मांग। हथनी की दर्दनाक मौत पर श्रद्धा सुमन अर्पित। केरल में विनायकी हथनी जो कि गर्भवती थी की दर्दनाक हत्या की सूचना मिलने पर चांग गेट कुमारनंद सर्कल पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ अपने अपने हाथ सैनिटाइज किए। तत्पश्चात विनायकी हथनी के चित्र के समक्ष अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभी ने एकजुट होकर केरल सरकार से अतिशीघ्र हत्यारों को गिरफ्तार कर कठोर सजा देने की मांग की है ताकि आइंदा कोई इस प्रकार की हरकत ना करे। गौरतलब है कि अनानास में बम रखकर विनायक नामक हथनी को खिला दिया था जो उसके मुंह में ही फट गया। हालांकि वो गर्भवती थी लेकिन उसका मुंह बुरी तरह से झुलस जाने से उसकी जलन मिटाने हेतु वो करीब 20 घंटे पानी से बाहर नहीं निकली। उधर से आने जाने वाले लोग भी उसकी इस हालात पर गौर नहीं कर पाए। अनंत उसकी दर्दनाक मौत हो गई। प्रशासन द्वारा उसके मृत शरीर को क्रेन की सहायता से निकाला गया तब हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। श्रद्धा सुमन अर्पित करने में नितेश गोयल, सुरेश वैष्णव, डूंगरमल सांखला, प्रवीण गोयल, बाबू सिंह गहलोत, कपिल, भवानी, हरमीत सिंह, हनुमान बना, विनोद कुमावत, आत्माराम, नंदू कुमावत, चांदमल सोनी, महेंद्र सिसोदिया, निर्मल पहलवान व अन्य कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। केरल के अंदर एक गर्भवती हथनी के साथ जो अनानास के अंदर एक फटाका डाल के खिलाया था उसके स्वरूप एक श्रद्धांजलि सभा आज यहाँ रखी है। हमारा ये मानना है कि एक धर्म और जाति विशेष के लोगों के द्वारा पहले तो इंसान टारगेट किए जाते थे और अब वो इस तरह से भोले भाले मूक बधिर जानवरों को टारगेट कर रहे हैं। इसके पीछे हो सकता है कोई बहुत बड़ी साजिश हो कि यह एक पहला प्रयोग हुआ है कि हथनी को अनानास में मिलाकर एक फटाका खिलाकर एक कोई प्रयोग किया हुआ है। तो जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उस पर भारत सरकार, केरल सरकार और अन्य वहाँ के स्थानीय संगठन खतरनाक जबरदस्त एक कार्रवाई करा है ताकि दोबारा किसी भी व्यक्ति की इस तरह की कोई हिम्मत न हो कि वो और किसी हथनी को इस तरह का कोई निशाना बनाए। सर आपका शुभ नाम? सुरेश वैष्णव, विश्व राजस्थान ऑप्टोमिल एसोसिएशन की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। पिछले 33 वर्षों से नेत्र चिकित्सा सहायक कैडर का प्रमोशन चैनल नहीं है। सुनीता स्वामी राजस्थान ऑप्टोमिल एसोसिएशन की मेंबर ने जानकारी देते हुए बताया कि नेत्र चिकित्सा सहायक को पिछले 33 वर्षों से कोई भी प्रमोशन नहीं किया गया। उसके लिए हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लिखा है और ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया है जिसमें हमारी पहली मांग जैसे चिकित्सालय के सारे केंद्र में प्रमोशन चैनल बने हुए हैं वैसे ही हमारे प्रमोशन चैनल बनाया जाए। उसकी स्वीकृति मिल चुकी है पर सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं है। जी मैम बताइए। मैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान ऑप्थेल्मिक एसोसिएशन की मेंबर सुनीता स्वामी। हमारे राजस्थान ऑप्थेल्मिक एसोसिएशन में नेत्र चिकित्सा सहायक को पिछले 33 ईयर से कोई भी प्रमोशन कैडर नहीं बना हुआ है। उसके लिए हम आज सारे अजमेर डिस्ट्रिक्ट के नेत्र सहायक इकट्ठे होके और कलेक्टर महोदय को CM साहब के नाम ज्ञापन सौंपा है। उसमें हमारी फर्स्ट मांग तो ये है कि जैसे चिकित्सा विभाग में सारे कैडर के प्रमोशन चैनल बने हुए हैं वैसे हमारे को भी प्रमोशन चैनल बनाया जाए। उसकी स्वीकृति मिल चुकी है, उसके बावजूद भी हमारे सरकार की तरफ से कोई वो नहीं हुई है। सुनीता स्वामी। नेत्र चिकित्सा सहायकों द्वारा अजमेर कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है जिसमें प्रमुख मांगे हमारी ये है कि कोई भी कर्मचारी हो उसका प्रमोशन एक जन्मसिद्ध अधिकार होता है, लेकिन नेत्र सहायकों को आज तक कोई प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। जबकि पिछली सरकार में 2016 में जो उप समिति मंत्रिमंडलीय बैठक हुई
उसमें निर्णय ले लिया गया है कि इनका भी प्रमोशन होना चाहिए, प्रमोशन चैनल बनना चाहिए, लेकिन आज दिन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना उसके कोई आदेश जारी किए गए हैं, जिससे हम सभी नेत्र सहायक, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान में सिर्फ 295 नेत्र सहायक कार्यरत हैं राज्य सरकार में, और जबकि राजस्थान की लगभग 7-7.5 करोड़ आबादी है, उसमें सिर्फ 295 नेत्र सहायक ही कार्यरत हैं। तो मैं माननीय सरकार से और सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप नए पदों पे भर्ती के लिए भी स्टाफिंग पैटर्न जो है उसमें चेंज करके नई विज्ञप्ति भी जारी करें, ताकि बेरोजगार साथियों का भी भला हो सके। और सबसे प्रमुख तो मैं यही चाहूँगा कि सबसे पहले प्रमोशन चैनल हमारा बनाए जाएं, ताकि हम जो है आगे से आगे प्रमोट हो सके। और हमारी एजुकेशन आज के टाइम में 10+2 विथ साइंस, जो पैरामेडिकल का एक प्रमुख कैडर है, राष्ट्रीय अंधता निवारण कमेटी के अंदर हमारा मेन अहम रोल होता है। आपको ये बताना चाहूँगा कि नेत्र सहायक का जो काम होता है वो सभी नेत्र चिकित्सालय या राज्य अस्पतालों में बाहर से जो भी मरीज आ रहे हैं, नेत्र उनके मरीजों की नेत्र जांच करना, चश्मे के नंबर प्रोवाइड करवाना, फॉरेन बॉडी कोई आँख के अंदर चली जाती है तो उसको निकालना, सिरिंजिंग वगैरह करना है। जो नेत्र जांच शिविर होते हैं उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने की मांग को लेकर दिया गया ज्ञापन। अजमेर जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। वीरेंद्र सैनी वेरियस पास करियर सॉल्यूशन अजमेर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। कोचिंग संस्था को रीओपन करने के कुछ सुझाव दिए गए हैं, जिसमें यह बताया गया कि 12वीं कक्षा को भले ही अलाउ न करें, उसके बाद जो वयस्क विद्यार्थी है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप जरूर अलाउ करें, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए। और हमारी तरफ से कुछ सुझाव दिया गया। और सभी इंस्टीट्यूट ऑफ हैं, जो वित्तीय संकट आ गया है। ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके पास इंटरनेट और रेडियो की पहुंच नहीं है और शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। और शिक्षा विभाग से हम कोरोना से लेकर ज्यादा से ज्यादा तैयार कर सकते हैं। बताइए किस तरीके को लेकर के आज आपने ज्ञापन दिया? हमने आज जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और कोचिंग संस्थान को रीओपन करने को लेकर के हमने कुछ सुझाव मुख्यमंत्री तक पहुंचाए हैं, जिसमें हमने ये कहा है कि 12वीं कक्षा तक के बच्चों को आप भले ही अलाउ ना करें, बट उसके बाद जो वयस्क विद्यार्थी है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप ज़रूर अलाउ करें। और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए हमने कुछ सुझाव दिए हैं। अगर मुख्यमंत्री जी उन्हें ध्यान में लेते हैं तो निश्चित तौर पर उनके चलते इंस्टीट्यूट को ओपन किया जा सकता है। और वर्तमान में तमाम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और जिस तरह के हालात बने हुए हैं और वित्तीय संकट एक सभी इंस्टीट्यूट के ऊपर आ गया है, और ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात ज़रूर की जा रही है, किंतु बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जहां तक इंटरनेट की पहुंच नहीं है, टीवी रेडियो की पहुंच नहीं है, तो वो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। और ये शैक्षणिक संस्थान एक ऐसा भी माध्यम है जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना को लेकर के अवेयर कर सकते हैं। तो हमारा यही सुझाव रहा है मुख्यमंत्री जी से कि आप कोई उचित निर्णय लें और कुछ प्रतिबंधों के साथ में, कुछ शर्तों के साथ में कोचिंग संस्थानों को पुनः खोलने की अनुमति प्रदान करें। आपने कलेक्टर साहब को ज्ञापन से किस तरह का आश्वासन मिला आपको? उन्होंने कहा है कि ज़रूर हम इसे मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे और आपके जो सुझाव हैं वो सराहनीय हैं और ज़रूर जो है मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर कोई प्रसंज्ञान लेंगे। मेरा नाम वीरेंद्र सैनी है और मैं वेरियस पास। पूरा दशक बीत जाने के बावजूद भी अजमेर विकास प्राधिकरण पृथ्वीराज नगर योजना में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं। अजमेर एरिया करीब 10 साल गुजर जाने के बावजूद भी अजमेर विकास प्राधिकरण पृथ्वीराज नगर योजना में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा सका। इसे लेकर कई दफा आवंटियों ने एडीएम में नाराजगी के साथ शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पृथ्वीराज नगर योजना में पानी पहुंचाने को लेकर एडीए और जलदाय विभाग के बीच पाइपलाइन की राशि को लेकर विवाद हो रखा है। इस कारण आज तक पृथ्वीराज नगर योजना में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। पृथ्वीराज नगर योजना के आवंटियों के लिए अब राहत वाली खबर आई है। जल्द ही पृथ्वीराज नगर योजना में पानी पहुंच जाएगा। एडीए के आयुक्त गौरव अग्रवाल ने बताया कि राशि को लेकर जो दोनों विभागों के बीच विवाद चल रहा था उसमें अब सहमति बन गई है। जल्द ही पृथ्वीराज नगर योजना में पानी की पाइपलाइन डाल दी जाएगी। इसके बाद सीवरेज का काम शुरू किया जाएगा और इसके पश्चात मूलभूत सुविधाएं दे दी जाएंगी। सर, कई लोगों के नियमन के काम अटके हुए हैं, क्यों नहीं हो पा रहे, क्या कारण? नियमन के अंदर जो है ये गुलाब कोठारी केस के अंदर जो जजमेंट आया था उसके बाद में क्या है कि जो है जोनल प्लान बनाने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया गया था, सारी की सारी अथॉरिटीज़ और यूआईटीज़ को। तो उसी के क्रम में जो है जोनल प्लान, अजमेर का जो जोनल प्लान है और जो मास्टर प्लान है वो बनने की कार्रवाई जारी है।
और ये होते ही जो है विधिनुसार नियमन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। एक सर, आपकी जो पृथ्वीराज नगर योजना है उसमें भी लोगों को अभी तक सुविधाएं नहीं मिल पाई, उसको लेकर क्या? पृथ्वीराज नगर योजना के अंदर जहाँ तक मूलभूत सुविधाओं का सवाल है, उसके अंदर जो पानी पहुँचाने की बात है, उसके अंदर पीएचईडी के साथ में जो है एक उनका जो एस्टीमेट था उसको रिवाइज करवाने की कार्रवाई जो है जारी है, तथा उसके साथ ही जो है पानी के साथ ही फिर फर्दर जो है एक बार पानी पहुंच जाएगा उसके बाद में फिर सीवरेज का काम कराया जा सकता है, और साथ ही जो है जो भी अन्य मूलभूत सुविधाएं उन सब का जो है इसके साथ ही करवा दिया जाएगा। सर, काफ़ी लंबे समय हो चुका है, लोग बाग इंतजार कर रहे हैं जिनके प्लॉट खुले हुए हैं, क्या अड़चन आ रही है सर इसमें? इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे पानी पहुंचाने में जो पीएचईडी के जो एस्टीमेट्स आ रहे थे वो क्या है कि काफ़ी हायर स्केल पर आ रहे थे, काफ़ी हायर लेवल पे आ रहे थे, उतनी हाई कॉस्ट देना एडीए के लिए भी संभव नहीं था, और ना ही लोगों से जो है वो हाई कॉस्ट से वसूला जाना संभव था। इसलिए क्या है कि उन एस्टीमेट्स को तकनीकी दृष्टि से सुधार करके तथा जो उसके अंदर जो शेयर कॉस्ट और इस तरह की अन्य जो कॉस्टें थी वो कई सारी जो है नीतिगत लेवल पे सुधार करके उनको लोअर करवाया जा रहा है। और बीच में ये कोरोना आ गया, नहीं तो जो है ऑलमोस्ट वो हो ही गया था। उसके बाद में जो है एक बार जब एस्टीमेट थोड़े रीजनेबल हो जाए कि उसका पेमेंट किया जा सके, उतनी जो है वित्तीय क्षमता हो, तो वो कार्य भी हो जाएंगे। सर, इसके लिए कोई प्रयास करें? इसी के लिए जो है काफ़ी प्रयास किया गया था। जो एस्टीमेट से शुरू में कोई 24 करोड़ का, कोई इस तरह से काफ़ी हायर एंड पे जो एस्टीमेट्स आए थे उन सबको काफ़ी रिवाइज डाउन करवाया गया था। तो रिवाइज डाउन काफ़ी करवा के जो है काफ़ी हद तक जो है सोल्यूशन निकल गया था, मगर फिर उसके बाद में बीच में सडनली ये कोरोना आने की वजह से जो है सारे के सारे एफर्ट्स कोरोना में उसमें डाइवर्ट हो गए थे। इस वजह से जो उसको टेकअप फिर जो है नहीं किया जा सका। बट अब जैसे जैसे जो है आफ्टर कोरोना चीज़ें नॉर्मल सी की तरफ लौट रही हैं, तो उनको वापस से टेकअप करके उनको एस्टीमेट्स को पुनः टेकअप किया जाएगा। सर, एक जो एडीए की कई ज़मीनें हैं उन पर अतिक्रमण हो रहा है, क्या कार्रवाई की रही है? यहाँ पर जो है कोई भी जहाँ पे भी अतिक्रमण होता है, यहाँ पे जो दस्ते के यदि सुओ मोटो नोटिस में आता है या फिर कहीं से कोई शिकायत आती है तो उसका जो है त्वरित निस्तारण किया जाता है, तथा जहाँ कहीं भी अतिक्रमण हो रहा होता है उसके खिलाफ में जो है रेगुलर रूप से जो है कार्रवाई की जाती है। सर, कई ऐसी सरकारी ज़मीन है जो एडीए की है, उन पर भूमाफियाओं ने कब्जा करके और कॉलोनियाँ तक काट दी है, उसको लेकर कोई सर्वे वगैरह नहीं करवा रही? इनको लेके जो है जहाँ भी इस तरह की जो है इश्यूज आते हैं या जहाँ कहीं से भी कोई जो है ग्रीवांस आती है उसका तुरंत जो है डिस्पोजल किया जाता है। फिर हुई एक और कोरोना पॉजिटिव की मौत। सुभाष नगर क्षेत्र की रहने वाली महिला की हुई मौत। अब तक अजमेर में कोरोना से 11 मौतें। अजमेर में कोरोना का प्रकोप अब दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। उसके चलते आज अजमेर में 11वीं मौत भी हो गई और बीते दिनों लगातार एक हफ्ते में करीबन तीसरी मौत बताई जा रही है। सुभाष नगर की रहने वाली महिला बीते कुछ दिन पहले ही पॉजिटिव आई थी और आज उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसको पूर्व में भी कई बीमारियां थी जिस पर कंट्रोल पाना नामुमकिन सा हो गया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। वहीं मौत के बाद अजमेर के चिकित्सा टीम की परेशानियां और बढ़ गई हैं। हालांकि अब अजमेर में मामले कम सामने आ रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। यह देखना होगा कि अब मेडिकल टीम इस पर कैसे काबू पाती है। कोविड पॉजिटिव की जहाँ तक बात आती है, अभी हमारे पास में कुल मिलाकर जो पेशेंट पॉजिटिव हैं उनमें से आज हमने जो कल 7 पेशेंट भर्ती थे, 4 पेशेंट को उसमें 3 को हमने घर भेजा है और 1 को हमने कोविड केयर सेंटर भेजा है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन चेंज होने के बाद हम डायरेक्ट भी हम पेशेंट को घर भेज सकते हैं और उनको होम आइसोलेशन के लिए एक को अंडरटेकिंग लेते हैं, वचन पत्र भरवा के घर भेज सकते हैं, वैसा हम कर रहे हैं। एक पेशेंट आज सुबह अनफॉर्चुनेटली उनकी देहांत हो गया। वो पेशेंट पिछले 5 दिन से हमारे यहाँ भर्ती थी। 3 तारीख को भर्ती हुई थी, 4 तारीख को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। HMT निवासी महिला थी, 40 वर्षीय, और उनका डायबिटीज़ अनकंट्रोल चल रहा था। पिछले 3 दिन से वो सीरियस चल रही थी, जो जानकारी मैं आपको देता रहा था, और वो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पर थे 3 दिन से। कल रात को उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई तो उनको इन्वेजिव वेंटिलेशन भी लिया। सुबह करीब 7:45 बजे वो शांत हो गई। उनकी जो सारी जो पूरी एहतियात बरते उनके शव का अंतिम संस्कार हमने कर दिया है। और जो सस्पेक्ट वार्ड है उसमें जो टोटल 25 पेशेंट भर्ती हैं, 25 में से 21 पेशेंट तो वो हैं जिनके ऑपरेशन होने ड्यू हैं। बाकी 4 पेशेंट वो हैं जो निमोनिया या सस्पेक्टेड निमोनिया पेशेंट हैं। और अब हमारी टेस्टिंग की स्पीड फास्ट होने से बहुत जल्दी पेशेंट डिस्पोज हो रहे हैं। जो नेगेटिव आ रहे हैं फटाफट नेगेटिव में जा रहे हैं, पॉजिटिव की रिपोर्ट पहले से काफ़ी कम हो गई है। अब तक कितनी डेटें हो गई सर? अब तक कुल मिला के 10 डेटें हो गई। वाले भी जुड़े नहीं।
अभी 16 जुड़ी नहीं देते वही सर। अब तक कुल मिला के 11 डेथ हमारे पास में, ये आज की पेशेंट एक्सपायरी हो गई है, लेकिन 2 पेशेंट ऐसे थे जो ब्रॉड डेथ थे, वो हमारे पास में आए ही नहीं थे, उनके शव आए थे। अस्पताल में कुल मिला के 9 डेथ और वैसे अजमेर जिले की 11 डेथ। अजमेर जेएलएन मेडिकल कॉलेज में आज कोविड-19 के लिए नई लैब का शुभारंभ हुआ। डॉक्टर वीर बहादुर सिंह, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज ने जानकारी देते हुए बताया कि सैंपलिंग के लिए 2 उच्च क्वालिटी के डी फ्रीज लैब में स्थापित किए गए, जिससे कोरोना मरीजों की जांच में तेजी आएगी और इसका लाभ शहरवासियों को मिलेगा। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य वीर बहादुर सिंह ने इसको लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से कोरोना महामारी के दौरान उन्हें जांच मशीन खरीदने सहित अन्य उपकरणों के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराया गया था और उसी बजट के तहत मेडिकल कॉलेज लगातार उपकरण की खरीद कर रहा है। उन्होंने बताया कि उपकरण खरीद के बाद नई टेक्नोलॉजी से जांच में सुविधा होगी और ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अब जेएलएन अस्पताल की मुख्य बिल्डिंग में भी सभी मेडिकल विभाग सुचारू हो गए हैं, जिसके बाद मरीजों को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस दौरान कोविड-19 इंचार्ज डॉक्टर संजीव महेश्वरी, अस्पताल अधीक्षक अनिल जल भी मौजूद रहे। जैसा कि आपको विदित है, जेएलएन हॉस्पिटल जो कि पहले हमने मेन बिल्डिंग को 650 बेड कोविड के रूप में कन्वर्ट कर रखे थे, 2 तारीख से हमने उनको सभी पूरे बेड्स को और जेएलएन को पूरे को हमने एक नॉन कोविड हॉस्पिटल में बदल दिया है और वहाँ सभी प्रकार की एक्टिविटी जो पहले चल रही थी, ओपीडी, आईपीडी, ऑपरेशंस, वो हमने चालू कर दिए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए जिन ओपीडीज़ में हमारी भीड़ थी, उन ओपीडीज़ को उनमें हमने डिस्टेंसिंग कर दी है। जैसे मेडिसिन ओपीडी में सबसे ज़्यादा भीड़ होती थी, हमने तो मेडिसिन ओपीडी की जगह जो स्किन और मेडिसिन की थी, स्किन को दूसरी जगह हमने कन्वर्ट कर दिया है और वो जगह केवल मेडिसिन के लिए हमने छोड़ दी है, तो हम उसका भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। टेस्टिंग की जहाँ तक बात है, हमारे यहाँ इस कोविड के लिए राज्य सरकार ने हमको लगभग 5 करोड़ का बजट अलॉट किया था, जिसमें हमने अत्याधुनिक जितनी भी सुविधाएं और मशीन कोविड टेस्ट करने के लिए ज़रूरत थी, वो हमने उपलब्ध कर ली हैं। कुछ मशीन्स आ चुकी हैं, कुछ आना बाकी है। विशेष तौर से एक जो हम आरएनए एक्सट्रैक्शन जो मैनुअल करते थे, अब हमारे पास एक ऑटोमेटेड आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन आ गई है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 96 टेस्ट वो करीबन 40 से 50 मिनट में वो कर देती है। तो अब हमारी कैपेसिटी है, जो कि पहले 1000 टेस्ट पर डे की थी पूरे लैब की, अब हमारी कैपेसिटी लगभग 1500 से लेकर 2000 के बीच में हो जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने हमें लगभग 23 कार्मिक, जिसमें से टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, मेडिकल ऑफिसर्स एंड रिसर्च एसोसिएट भी हमने सैंक्शन कर दिए हैं, उनके भी हमने भर्ती शुरू कर दी है। उम्मीद है कि आज कल में हम उनको अपॉइंट कर लेंगे, तो हमारे पास अब मैन पावर की भी कमी नहीं रहेगी। जहाँ तक अस्पताल की बात है, अभी हमारे यहाँ केवल 3 मरीज़ एडमिट हैं हॉस्पिटल में कोविड पॉजिटिव, और सस्पेक्टेड में 25 सस्पेक्टेड में हमारे भर्ती हैं। ज़्यादातर सस्पेक्टेड में हमारे पास जो प्री ऑपरेटिव हैं, जैसे कि राज्य सरकार के एक आदेश थे कि जिनका भी ऑपरेशन करना है या जिनकी भी डिलीवरी करवानी है, उनके पहले कोविड टेस्ट करना ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादातर हमारे पास वो हैं। बाकी हमारे पास कोई सीरियस मरीज आज की डेट में कोई सीरियस मरीज नहीं। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।